कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके सर पर गधे के सींग उगाते हैं। तो हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम है चमन चूतिया। उसके घर के बाहर बाहर भीड़ लोगों लगी की हुई भीड़ जमा थी जो उसे खूनी बोल रहे थे और बोल रहे थे कि तू नर्क में जाएगा। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है। न्यूज रिपोर्टर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूछते हैं, बताओ तुमने अपनी गर्लफ्रेंड सैंडी को कैसे मारा था। वो अपनी कार में बैठता हुआ कहता है, बहन के लोड़ो अपना मुंह बंद रखो, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ। जिसके बाद वो अपने दोस्त ली के पास कॉल करता है जो कि उसका वकील भी है और कहता है, क्या तुम आधे घंटे में मुझे मेरे माँ बाप के घर पर मिल सकते हो। वो अपने माँ बाप के घर पहुँचता है लेकिन न्यूज रिपोर्टर वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जहाँ पर हम उसके बड़े भाई और उसके मोम डैड से मिलते हैं। डैड कहते हैं तुम्हें अपने लिए एक अच्छा वकील हायर करना चाहिए। पाइथन पेनिस कहता है, मुझे अच्छे वकील की भला क्या जरूरत जब मैंने कोई खून किया ही नहीं। अगर आप लोगों को भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है जहाँ पर उसका वकील उसका दोस्त ली आता है जो कि पाइथन से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सैंडी की डेड बॉडी से हमें जो सबूत मिलने वाले थे वो सबूत कल रात लैब में लगी आग की वजह से खत्म हो गए। दरअसल उन सबूतों से ये साबित हो सकता था कि पाइथन पेनिस ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर नहीं किया था। रात में पाइथन की गर्लफ्रेंड का पिता अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी बेटी का कत्ल हुआ था और ऊपर वाले से कहता है, हे भगवान, पाइथन को उसके गुनाहों के लिए कभी माफ मत करना। पाइथन भी वहाँ पर मौजूद था और चुपचाप ये सब सुन रहा था कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड का पिता उसे गुनहगार मान रहा था। सभी के जाने के बाद वो श्रद्धांजलि की जगह पर पहुँचता है और उन जली हुई मोमबत्तियों के ऊपर मूत की तेज धार मारता है और भगवान को भला बुरा कहता है। तभी वहाँ पर उसके बचपन की दोस्त हेलन आती है और वो उसे संभालती है। लेकिन पाइथन को गुस्सा आ रहा था तो वो कहता है, बहनचोद, वो हर संडे चर्च जाती थी और अपने गले में हमेशा क्रॉस पहनती थी, फिर भी ना जाने भगवान इतना अंधा कैसे हो सकता है कि उसे यहाँ पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद हेलन उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और अगली सुबह जब पाइथन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि हेलन उसके साथ रात में इंटीमेट हुई थी। जिसके बाद वो बाथरूम में जाता है और जब मिरर में अपना चेहरा देखता है तो डर जाता है। उसकी फटकर 464 हो जाती है क्योंकि उसके सर को फाड़कर 2 सींग निकल रहे थे। जिसके बाद वो हेलन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। वो बड़ी रिलैक्स होकर कहती है, हाँ, तुम्हारे 2 सींग निकल रहे हैं। वो उसके सींगों को देखकर जरा भी नहीं चौंकती। जिसके बाद वो उसके सामने उस तरह की हरकतें करने लगती है जैसे कि वो उसके सामने नहीं करना चाहती थी और अपना असली रूप दिखाती है। कहती है, मैं मोटी होना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी बहनचोद मुझ पर लाइन नहीं मारता और तुम भी मेरे साथ नशे में धुत होकर ही सोए थे। क्या फायदा इस बॉडी का जब कोई इसका फायदा ही नहीं उठाना चाहता। दरअसल ये बात वो पाइथन को बताना नहीं चाहती थी पर ना जाने उसे सब कुछ क्यों सच बता रही थी। जिसके बाद पाइथन अपनी कार उठाता है और डॉक्टर से अपने सींगों को हटवाने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर एक पेशेंट ऑलरेडी बैठी थी और उसकी बच्ची वहाँ पर बार बार बिना वजह जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। पाइथन काउंटर पर जाता है और कहता है, मुझे डॉक्टर से मिलना है और अपने सींगों को हटवाना है। काउंटर वाली उसके सींगों को देखती है और कहती है, ये देखने में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा पर तुम्हें ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म फिल करने लगता है तभी वहीं पर बैठी पेशेंट उसके साथ बातें करने लगती है। कहती है, मुझे अपनी बेटी की गांड पर लात मारनी चाहिए क्योंकि वो साली बार बार चिल्लाई जा रही है। पाइथन कहता है, क्या तुम चूतिया हो? बिल्कुल भी नहीं, और तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिसके बाद वो बताती है कि मेरे पति से तलाक हो गया है क्योंकि मैं आजकल अपने गोल्फ टीचर से अपनी पिंकी पिटवा रही हूँ और सच बताऊं तो उसका काला घोड़ा बहुत ही बड़ा है। दरअसल ये औरत जो भी कुछ बड़बड़ा रही थी वो सब कुछ सच था और ये सब कुछ वो पाइथन को इसलिए बता रही थी क्योंकि उसके सर पर सींग उगाए थे और ये उन्हीं का असर था कि लोग उसके सामने आकर अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। आगे वो फॉर्म फिल करके काउंटर वाली को देता है। काउंटर वाली पूछती है, क्या मुझे इस बहन की लोड़ी को यहाँ से भगा देना चाहिए क्योंकि इसकी बच्ची यहाँ बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। पाइथन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिसके बाद काउंटर वाली उस औरत को गंदी गंदी गालियाँ देती है और कहती है, बहन की लोड़ी भाग जा यहाँ से अपनी सुअर जैसी बेटी को लेकर, तूने दिमाग खराब करके रख दिया। ये सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन तभी पाइथन उसे रोक लेता है और पाइथन से जब उसका हाथ टच होता है तो उसे उसका इतिहास पता चलता है जिसमें वो उसके गोल्फ टीचर के साथ अपनी पिंकी पिटवा रही थी। उसकी छोटी बच्ची भी पाइथन के सींगों को देखकर सच बोलने लगती है और कहती है, मैं अपनी मम्मी से नफरत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें उनके बेड पर माचिस से जला दूं। जिसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर से होती है। पाइथन डॉक्टर से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे शरीर में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उसके सींगों को देखता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे उसके सींगों को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा और इंसानों के सर पर सींगों का होना बिल्कुल नॉर्मल बात हो। पाइथन कहता है, बहन के लोड़े एक काम कर, फटाफट इनको मेरे सर से हटा। जिसके बाद डॉक्टर एक आरी उठाता है उसके सींगों को काटने के लिए और पाइथन
पाइथन को बेहोश कर देता है। जहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम चर्च में पाइथन पेनिस को देखते हैं जो कि एक छोटा बच्चा है और यहीं चर्च में ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि उस पर अपने क्रॉस से चौंधा मारती है। चर्च से सभी के जाने के बाद पाइथन को सैंडी का क्रॉस वहीं पर पड़ा मिलता है जो कि थोड़ा सा टूटा हुआ था। आगे एक दिन उनका एक मोटा दोस्त कई सारे बुलेट बम लेकर आता है, जहाँ पाइथन और उसका बड़ा भाई साथ में हिलन उन सभी बम को तरह तरह की चीजों में रखकर ब्लास्ट करते हैं। और जब लास्ट बुलेट बम बचता है तो मोटा कहता है मैं ये बम सिर्फ उसी को दूंगा जो शॉपिंग ट्रॉली में बैठकर उस रैंप से पानी में जंप करेगा। पाइथन उसकी बात से एग्री हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रॉली से लुढ़कते हुए नीचे पानी में जाकर गिरता है, जिससे उसको हल्की फुल्की चोटें आती है। और जब वो पानी से निकलने की कोशिश करता है तो पेड़ों के लट्ठों की वजह से बाहर नहीं निकल पाता और डूबने लगता है। वो मरने ही वाला था कि तभी ली जंप लेकर वहाँ पहुँचता है और उसे बचा लेता है। अगले दिन ली सैंडी का टूटा हुआ क्रॉस ठीक कर देता है और कहता है सैंडी को ये क्रॉस मैं ही वापस करूंगा। पाइथन पेनिस कहता है नहीं, ये मैं ही उसे दूंगा, बदले में तुम ये बुलेट बम ले लो। अगले संडे पाइथन खुद अपने हाथों से सैंडी को वो क्रॉस पहनाता है। जिसके बाद वो दोनों पार्क में टहल रहे थे, तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ पाइथन का बड़ा भाई आता है और कहता है जो बुलेट बम तुमने ली को दिया था उससे उसने अपने हाथ को उड़ा लिया। जिसके बाद वो सभी दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली की 2 उंगलियां उस बम से उड़ गई हैं। कुछ दिनों बाद पाइथन सैंडी को अपने साथ जंगल में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक ट्री हाउस दिखाता है और कहता है मैं यहाँ पर जब आता हूँ जब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अब पाइथन पेनिस को गिल्ट महसूस हो रहा था तो वो उसे बता देता है कि तुम्हारा क्रॉस मैंने नहीं, ली ने ठीक किया था और वही तुमको ये देना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बुलेट बम के बदले वो ले लिया। सैंडी कहती है कोई बात नहीं, मैं यही चाहती थी कि तुम ही मुझे वो क्रॉस वापस करो। जिसके बाद वो उसे किस करती है और यहाँ से स्टार्ट होती है उन दोनों की लव स्टोरी। और देखते ही देखते वो बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डॉक्टर एक आरी की मदद से पाइथन के सींग को काट रहा था। वो होश में आते ही देखता है कि डॉक्टर की आरी अभी भी उसके सींग में फंसी हुई है। वो आरी को निकालता है और देखता है भैंचो डॉक्टर तो अपनी असिस्टेंट की बजाने में लगा हुआ है। और ये सब कुछ जो भी घटित हो रहा था वो सब पाइथन के सींगों की वजह से हो रहा था। आगे वो अपने दोस्त ली से मिलने जाता है जो कि उसका वकील भी है। पाइथन उसे अपने सींग दिखाता है, लेकिन ली को उसके सींग नहीं दिखते और वो उससे पूछता है क्या तुमने कोई नशा वगैरह किया है, जिससे पाइथन सोचता है कि मेरे ये सींग अच्छे आदमियों पर अपना प्रभाव नहीं डालते। आगे वो अपने पेरेंट्स के घर पहुंचता है और अपनी मोम से मिलता है। उसकी मोम उसकी सींगों को देखती है और किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देती। जिसके बाद वो सींग उसकी मोम की सच्चाई निकलवाने लगते हैं। मोम कहती है तुम यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, काश तुम मेरे बेटे के रूप में पैदा ही ना हुए होते। ये सब वो अपनी मोम से सुनकर उसका दिल टूट जाता है, तो वो अपने पिता के पास पहुँचता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या आपको भी मुझसे कुछ कहना है। पाइथन के सींग उसके बाप पर भी अपना असर दिखाने लगते हैं और वो सच्चाई बोलने लगता है। कहता है तुम्हें सैंडी को नहीं मारना चाहिए था और मैंने ही लैब में आग लगवाई थी ताकि किसी को भी कोई सबूत ना मिल सके कि तुमने ही सैंडी को मारा था। तुम मेरे बेटे हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम जेल में जाओ और हमारे खानदान का नाम खराब करो। ये लैब वाली बात सुनकर पाइथन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर उसके पिता ने लैब में आग न लगवाई होती तो सैंडी की बॉडी से मिलने वाले सबूतों से वो बेगुनाह साबित हो सका। जिसके बाद वो अपने घर से निकलता है और अपने दोस्त वकील ली के पास कॉल करता है और उससे सब बता देता है कि उसके बाप ने ही लैब में आग लगवाई थी। वो अपनी कार के बैक मिरर में देखता है कि मीडिया वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक पब के बाहर पहुंचता है, मीडिया वाले वहाँ भी उसके पीछे पीछे आते हैं और उससे वही मर्डर से जुड़े हुए सवाल जवाब करने लगते हैं। पाइथन अपनी पावर यूज करते हुए उन सभी से कहता है तुम सभी एक दूसरे को मारो और जो भी कोई जीतेगा वो मेरा पर्सनल इंटरव्यू ले सकता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी रिपोर्टर्स आपस में लड़ने लगते हैं। आगे वो पब के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सींग फिर से काम करते हैं। पब का मालिक कहता है मैं इस पब को जलाना चाहता हूँ ताकि मैं इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सकूँ और कर्जे से मुक्ति पा सकूँ। पाइथन पब में मौजूद सभी लोगों से पूछता है क्या कोई जानता है सैंडी मर्डर केस में नया विटनेस कौन है, अगर कोई जानता है तो मुझे बताओ। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक बूढ़ा बताता है कि मेरा कजन एक पुलिस वाला है, वो जानता है कि तुम्हारे केस का नया विटनेस कौन है। जिस रात तुमने सैंडी को मारा था उस औरत ने तुम्हें ड्रिंक सर्व की थी। उसने बताया कि तुम सैंडी को घसीटते हुए उसे अपनी कार तक लेकर गए थे। दरअसल ये आदमी भी सब कुछ पाइथन की पावर की वजह से सच बता रहा था। जिसके बाद पब का मालिक पब को आग लगा देता है और वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वो अपनी कार का डैशबोर्ड खोलता है, जहाँ पर उसे वो रिंग मिलती है जिससे वो सैंडी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें वो उस रिंग को देने के लिए एक रेस्टोरेंट में सैंडी से मिलता है, जहाँ पर वही वेटरेस जिसने उसे सैंडी को घसीटते हुए अपनी कार तक ले जाते हुए देखा था उन्हें ड्रिंक सर्व करती है। सैंडी देखने में काफी सैड लग रही थी। पाइथन उससे पूछता है क्या हुआ। सैंडी उसे बताती है कि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है और कहती है कि अब हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना पड़ेगा। ये सुनते ही पाइथन चौंक जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि हमारे बीच में सब कुछ सही चल रहा है। सैंडी कहती है मुझे अब तुमसे प्यार नहीं रहा। पाइथन पूछता है क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, लेकिन वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं देती। पाइथन पूछता है ये सब कब से चल
रहा है। सैंडी कहती है प्लीज रुक जा। वो फिर से पूछता है नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या उसने तुम्हारी ली, क्योंकि बहनचोद मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे आसानी से नफरत कर सकूं। जिसके बाद वो अपनी आंखों में पानी भरते हुए कहती है तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, और कहती है मैं तुमसे अब और प्यार नहीं कर सकती। जिसके बाद पाइथन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी बाहर उसे उसका बड़ा भाई मिलता है जो कि इस मौके को सेलिब्रेट करने आया था। बड़ा भाई उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। अगले दिन लेक के किनारे पुलिस वाले उसकी कार के पास पहुँचते हैं और उसे बताते हैं कि सैंडी का कत्ल हो चुका है जिसका सारा इल्जाम तुम पर है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और वो उस रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ पर वो लास्ट टाइम सैंडी से मिला था। उसे प्रपोज करने के लिए पाइथन उस वेटरेस के पास जाता है जो सैंडी के कत्ल की नई विटनेस बनी थी। पाइथन उससे पूछता है तुम मुझे अभी के अभी सारा सच बताओ, तुमने पुलिस वाले को क्या क्या बताया। वेटरेस उसे बताती है कि मैंने पुलिस वालों को बताया कि तुम उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए अपनी कार तक लेकर गए। वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर तुमसे रहम की भीख मांगती रही पर तुमने उसकी एक ना सुनी और उसे मार दिया। पाइथन उसे कहता है तुम जानती हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर तुमने इस तरह का झूठ क्यों फैलाया। वेटरेस कहती है मैं हर न्यूज़पेपर और टीवी में आना चाहती हूँ, मैं टीवी पर आने के लिए बहुत खूबसूरत हूँ और मुझ में बहुत टैलेंट है और एक दिन मैं ऐसे ही बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, हर मैगजीन में मेरी फोटो होगी। पाइथन कहता है तू साली कुतिया झूठी है, उस दिन मेरा भाई यहाँ था और वो जानता है कि मैं यहाँ से अकेला ही अपनी कार लेकर गया था। जिसके बाद वो जाकर अपने भाई से मिलता है जहाँ पर उसका भाई उसके सींगों को देखकर सच उगलने लगता है। वो बताता है कि उस रात मैं ही सैंडी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए गया था। ये सुनते ही पाइथन की खोपड़ी चकरा जाती है। वो कहता है बेंचो तूने तो कहा था तूने उस रात सैंडी को देखा ही नहीं। बड़ा भाई कहता है मैंने सैंडी को नहीं मारा, बस मैं डरा हुआ था। जिसके बाद पाइथन उसे दे घुसंड बढ़िया से पिलाने लगता है क्योंकि उसने ये बात पुलिस वालों को नहीं बताई थी। आगे पाइथन जैसे ही उसके गले को दबाता है तभी उसे अपने बड़े भाई का इतिहास दिखता है जिसमें वो सैंडी को अपनी कार से उसके घर छोड़ने जा रहा था। उसे बहुत चढ़ी हुई थी जिस वजह से वो सैंडी के साथ बदतमीजी करने लगता है। सैंडी उससे कार रुकवाती है और जंगल में चली जाती है। बड़ा भाई पूरी रात वहीं पर उसके वापस आने का इंतजार करता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो पाता है कि उसके कपड़े खून में संधे हुए हैं और उसके हाथ में खून से संधा हुआ एक पत्थर है। जिसके बाद वो जंगल में सैंडी को देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो पाता है कि सैंडी की मौत हो चुकी है। वो डरा हुआ था इसीलिए वो अपने कपड़े और वो पत्थर पानी में फेंक देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। पाइथन ये सारे फ्लैशबैक देखकर अपने भाई से कहता है भोसड़ी के तूने ही उसे मारा है। भाई कहता है मैंने नहीं मारा उसे, मैं भी उसे प्यार करता था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और पाइथन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन ली पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़वा लेता है। जहाँ पर वो आपस में बातें करते हैं तो पाइथन का ध्यान उसके पहने हुए लॉकेट पर जाता है जो कि था सैंडी का। तो वो ली से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। ली कहता है कि ये सैंडी ने ही उसे दिया था। पाइथन कहता है तो वो तुम ही थे जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर जा रही थी। जिसके बाद पाइथन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और एक बर्बाद जगह पहुंचकर एक पत्थर में दे टक्कर अपने सींगों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सींग टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो हार थक कर जब एक जगह बैठ जाता है तो पाता है कि बहुत सारे सांप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो डरकर एक जगह खड़ा हो जाता है जहाँ एक पाइथन आकर पाइथन पेनिस पर लिपट जाता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि भगवान हमेशा अजीब तरीकों से काम करता है। इन सिंगों ने पहले ही मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मैं इन्हें यूज करूंगा सैंडी को मारने वाले को ढूंढने में। जिसके बाद वो पहुँचता है उसी वेटर के पास जिसने पुलिस को झूठा बयान दिया था। वो सारे सांप पाइथन पेनिस का हुक्म मानने लगे थे जिससे वो उन सांपों से उस झूठी कुतिया को कटवा देता है और कहता है खूबसूरती का बहुत घमंड था तुझे, अब देखता हूँ तू दोबारा कैसे खूबसूरत होगी। जिसके बाद वो अपनी कार उठाता है और निकल पड़ता है अपने बड़े भाई से मिलने, जहाँ पर उसका बड़ा भाई बहुत सारे ड्रग्स लेकर बैठा था। पाइथन पेनिस अपनी पावर का यूज करता है और अपने बड़े भाई से बदला लेने के लिए उससे वो सारी ड्रग्स खाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो सारी ड्रग्स खाने लगता है जिससे उसकी हालत पतली बहुत पतली होने लगती है। दरअसल पाइथन ने अपने भाई को ड्रग्स खाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जब उसने सैंडी की बॉडी देखी थी तो उसने ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई थी और ना ही पुलिस वालों को इस बारे में कुछ बताया था। जिसके बाद वो लेक के किनारे जाकर शांत खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर ली आता है। पाइथन उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे हम दोनों को अफसोस हो। ली वहाँ से नहीं जाता। पाइथन उससे पूछता है तुम्हारे और सैंडी के बीच में ये कब से चल रहा था। ली कहता है मैं सिर्फ कुछ ही महीनों से उसकी ले रहा था, बस तुमको छोड़ने का फैसला उसी का था, मैंने उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिया। ये बात सुनते ही पाइथन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गले से सैंडी का क्रॉस निकाल लेता है, जिसके निकलते ही ली को उसके सींग दिखने लगते हैं और उसकी गांड फटकर 464 हो जाती है। जिसके बाद पाइथन उसके गले पर अपना हाथ रखता है जिससे वो उसका इतिहास देख पाता है कि जिस रात उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था उस रात ली भी अपनी कार में बैठकर ये सब देख रहा था, जिसमें पाइथन का बड़ा भाई जब सैंडी को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था तब वो रास्ते में उतरकर जंगल में चली गई थी। तभी पीछे से कार लेकर ली भी वहाँ पहुँचता है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ वो उसे सहानुभूति देने की कोशिश करता है। सैंडी ली को गले से लगाकर रोने लगती है, जिसको ये चूतिया प्यार समझ बैठता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। सैंडी कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। ली कहता है तुमने पाइथन से ब्रेकअप मेरे लिए ही तो
किया था, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। सैंडी कहती है नहीं, मैं पाइथन से बहुत प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, जिसके बाद वो उसका जबरदस्ती बलात्कार करता है। अपने बचाव में सैंडी जब उसके हाथ पर बुड़का भरती है तब उसको और भी गुस्सा आ जाता है। वो एक पत्थर उठाता है और उसे सैंडी के सर पर देकर मारता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। ये सब देखकर पाइथन की गांड फट जाती है कि सैंडी का असली कातिल उसका बचपन का दोस्त ली है, जिसने उसका बलात्कार किया और कत्ल कर दिया। ली खड़ा होता है और एक लोहे की चैन से उसको बहुत बुरे तरीके से मारता है और कहता है वो पत्थर जिससे मैंने उसको मारा था, उसका रेप करने के बाद वो पत्थर मैंने तुम्हारे नशे में धुत भाई की कार में रख दिया। जिसके बाद वो पाइथन को मार मार के अधमरा कर देता है और कार में डालकर उस पर तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। पाइथन अपनी आग बुझाने के लिए कार को पानी में कूदा देता है। ली हर तरफ ये खबर फैला देता है कि पाइथन पेनिस ने अपने आप को सैंडी की मौत का जिम्मेदार कसूरवार मान के अपने आप को आग लगा दी और पानी में डूब कर मर गया। हम पाइथन पेनिस के बड़े भाई को देखते हैं जो कि इतने सारे नशीले पदार्थ खाने के बाद भी बच गया था। दूसरी तरफ पाइथन पेनिस जो कि मरा नहीं था, वो पानी से निकलता है और अपनी जली हुई हालत में ही अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है, जहां पर वो उसके पिता से सैंडी का क्रॉस देता है, लेकिन पिता उसको लेने से मना कर देता है। जिसके बाद पाइथन उस क्रॉस को धारण करता है, जिसके पहनते ही उसके जले हुए घाव ठीक हो जाते हैं और उसके सींग भी वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो फिर से जंगल में बने ट्री हाउस पहुंचता है, जहाँ पर उन दोनों ने अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे पल एक साथ बिताए थे। उसे वहाँ पर सैंडी का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें मोर्स कोड में लिखा हुआ था कि इस लेटर को तुम जब पढ़ रहे होगे तब शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए जल्द ही पूछने वाले थे और तुम्हें उस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं उस शादी के लिए हाँ करने को कितनी बेताब थी, पर मैं हाँ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। मुझे भी वही कैंसर था जो कि मेरी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। अगर मैं तुमको बताती कि मैं बीमार हूँ तब भी तुम मुझसे शादी करते, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पीछे अपना फ्यूचर खराब करो। मैं तुमको इस सब में नहीं फंसाना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी, और यही वो रीजन था जिससे मैं तुमको अपने आप से दूर कर रही थी। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे पाइथन पेनिस। और ये सब पढ़कर वो बहुत दुखी हो जाता है और बहनचोद ये स्टोरी बोलते बोलते मेरे को क्यों रोना आ रहा है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने बड़े भाई से मिलने जाता है और उसे बताता है कि सैंडी को ली ने मारा था और मैं उसे किसी भी हाल में सजा दिला कर रहूंगा। बड़ा भाई कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन उसकी हालत खराब थी इसीलिए पाइथन उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो ली से मिलने जाता है और उससे कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है जो भी मेरे साथ हुआ, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे। जिसके बाद वो उससे बातें करता करता उसे ट्री हाउस तक ले जाता है जहाँ ली ने सैंडी को मारा था, जहाँ पर पाइथन उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्ही ने सैंडी को मारा था उसका बलात्कार करके। ली कहता है ये सब क्या बक रहे हो तुम, मैं उसे कभी नहीं मार सकता, मैं उससे प्यार करता था। पाइथन कहता है अब तो इंसानियत दिखा साले, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और अपने गुनाह कबूल कर। तब तक यहाँ एक पुलिस वाला और पाइथन पेनिस का बड़ा भाई पहुँच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गोली चलने से बड़े भाई के पैर पर गोली लगती है। अब ये सारा मामला हाथ से बाहर निकलता जा रहा था, इसीलिए पाइथन अपने गले से सैंडी का क्रॉस निकालता है और जैसे ही वो क्रॉस को निकालता है वो फिर से एक राक्षस में बदल जाता है। ली अपनी दुनाली से उस पर फायर करता है, लेकिन पाइथन पेनिस को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपने सिंग उसके पेट में घुसा देता है। तब तक वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं जो कि उसके हर छेद से उसके अंदर घुसने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है और सैंडी को इंसाफ मिलता है। आगे पाइथन पेनिस भी धीरे धीरे करके पत्थर में तब्दील होने लगता है और हमें बताता है कि आखिरकार मैंने अपने सिंगों को अपने गले से लगा ही लिया। ये सिंग मेरे लिए शराब नहीं शक्ति थे जो कि मुझे दी थी सैंडी ने। लास्ट सीन में हम देखते हैं वो स्वर्ग में अपनी सैंडी के साथ है और बहुत खुश है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो